हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 7th का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर 6 है वायु की गतियाँ। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का में पूछा जा रहा है आपसे, पवन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, वायु सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज गति को हवा या पवन कहते हैं। और पवन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जो हमारा वायु होता है ना फ्रेंड्स, वो कहाँ से चलती है? जहाँ पे उच्च वायुदाब रहेगा, उच्च से किधर चलेगी? निम्न वायुदाब की तरफ चलेगी। ये आपके लिए पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो पवन हमारी कितने प्रकार की होती है, तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहला पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं सनातनी या स्थायी या नियतवाही पवने। दूसरा हमारा होता है अनिश्चित या अस्थायी या अनियतवाही पवने। तो इनके अलग अलग नाम दे रखे हैं, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 अगर बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है कि इसमें पूछ रखा है कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है। तो फ्रेंड, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा उत्तरी गोलार्ध कहाँ पे पाया जाता है? जो हमारा पृथ्वी होता है, जो हमारा पृथ्वी है, इस प्रकार से ठीक है, ये हमारी पृथ्वी गोल है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, जो इसमें अगर इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं, तो ऊपरी वाला भाग जो हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, यानी नॉर्थ पोल कहलाएगा। और नीचे वाला हमारा क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध, जिसको हम बोलते हैं साउथ पोल। ये जो 2 भागों में बांटती है रेखा, उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, या हम इसको दूसरा नाम देते हैं विषुवत रेखा, जो कि 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ऊपर वाला 23.5 डिग्री जो रेखा होती है वो कर्क रेखा कहलाती है, और नीचे वाली हमारी मकर रेखा कहलाती है। तो एक आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो आपका कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं मिलती हैं, यानी कि उस महाद्वीप को तीनों रेखाएं काटती हैं। तो हमारा कर्क, भूमध्य और मकर रेखा तीनों रेखाएं काटती है, तो हमारा होता है अफ्रीका महाद्वीप, जिसको हम अंधा महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया कि उत्तरी गोलार्ध में जो होती है, उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर जितने भी देश हैं 90% आपको देखा जाएगा, 78% के आसपास 80% आपके जितने देश हैं वो सब आपके उत्तरी गोलार्ध में। हमारा जो भारत है वो भी उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये चीज़ आपको कंठस्थ कर लेनी है, याद कर लेनी है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की। तो इस प्रश्न में पूछा गया था कि आपसे कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है। उत्तर में लिखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की होती है, तो यानी कि उत्तर पूर्व है। यह फ्रेंड होता है हमारा नॉर्थ होता है, ये मेरा साउथ हो गया, और ये ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया? नॉर्थ वेस्ट क्या है? नॉर्थ पश्चिमी है, पश्चिम। तो नॉर्थ पश्चिम आपका कौन सा हो जाएगा? यानी कि यहाँ पे आपको से लेना उत्तर, इधर पश्चिम हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम ये हो गया आपका, ये क्षेत्र हो गया। तो कहाँ से कहाँ तरफ चलेंगी? उत्तर पूर्व से, यानी कि ये हमारा उत्तर पूर्वी है। उत्तर पूर्व से किधर की चलेंगी? दक्षिण पश्चिम। इस प्रकार से ये हमारा निचला दक्षिण होगा। तो इस प्रकार से रेखाएं चलती हैं। ये दक्षिण है, ये दक्षिण पश्चिम कहलाएगा, और ये उत्तर पूर्व कहलाएगा। तो यानी कि ये उत्तर पूर्व से स्टार्ट होती है और किधर चलती हैं? दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। इस प्रकार से आपको समझना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग, कोरियालिस क्या है? कोरियालिस बल से क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। कोरियालिस बल क्या होता है फ्रेंड्स? तो आइए जानते हैं। उत्तर में लिखेंगे, धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा। जो धरातल पर चलती है, चलने वाली पवनों की दिशा होती है वायु दाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। जो हमारी धरातल पे पवनें चलती है उसकी किस वजह के कारण नियंत्रित होती हैं? तो आपको ध्यान रखना है, वायु दाब के कारण। अगर निम्न वायु दाब है, उच्च वायु दाब है, इसके कारण वो नियंत्रित होंगी। दूसरा है, इसमें अगर कोई अंतर रहेगा तब होगी। दूसरा है, पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है उसकी गति के द्वारा भी इसको निर्धारित किया जाता है। सेकंड पॉइंट अगर बात करते हैं, तो पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेप यानी कि मुड़ना हो जाता है। पवनों की इस दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को हम क्या कहते हैं? विक्षेप बल या कोरियालिसिस बल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्योंकि आपके सामने बहुत ही अलग कुछ टाइप का क्वेश्चन आया था। विक्षेपित गति, मान लो एक तरीके से आप विक्षेपित गति के बारे में बता सकते हैं, लेकिन कोरियोलिसिस बल अगर पूछ लिया जाएगा तो इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जब हमारी पृथ्वी होती है किधर से, क्योंकि वो पश्चिम से पूरब की तरफ वो घूर्णन करती है। जब पवनें चलती हैं तो क्या करती हैं, इनको विक्षेपित कर देती हैं, उनके दिशा को क्या करती हैं, वो घूमने के कारण ही पवनों की दिशा को क्या करती हैं, विक्षेप कर देती है, यानी कि मोड़ देती हैं। और पवनों की इस दिशा में जो परिवर्तन लाने का बल कार्य करता है, जो बल कार्य करेगा उस बल को क्या बोलेंगे, इसी बल को हम लोग बोलते हैं कोरियोलिसिस बल या विक्षेपित बल कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि चक्रवात आने पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर चक्रवात आ जाता है तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है उसके बारे में आपको लिखना होगा। तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, लिखेंगे संचार माध्यमों द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र, जो यहाँ पे समुद्र है, समुद्र के समीप मछलियाँ पकड़ने ना जाएं। जब भी आपको इस प्रकार से चक्रवात जैसा कोई घटना को सूचना मिलती है संचार के माध्यम से, तो आपको ध्यान रखना है जो समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जाते हैं उनको समुद्र में मछलियाँ पकड़ने बिल्कुल ना जाएं। पॉइंट नंबर सेकंड ध्यान रखेंगे, चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तट तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थान पर चल जाएँ। जब भी इस प्रकार की कोई सूचना आपको मिलती है तो आपको ध्यान रखना है, आपको समुद्र जो तट होता है और तथा नदियों का जो डेल्टा क्षेत्र होता है वहाँ से आपको दूसरे स्थान पर चला जाना चाहिए। पॉइंट नंबर थर्ड है, चक्रवात आने पर मकानों के ऊपर से जो टीन शेड उखड़ कर उड़ जाते हैं, अतः दरवाजे और खिड़कियां बंद कर मकान के भीतर रहें। तो जब भी चक्रवात आता है बहुत तेज़ है, उसका जो वेग होता है हवा का, तो क्या करता है अपने साथ जो टीन या छतों पे टीन होते हैं, टीन शेड लगे होते हैं, वो क्या करते हैं उसके साथ उड़ जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी इस प्रकार की घटना है तो आपको बाहर नहीं टहलना है, आपको अपने घरों में रहना है, जो पक्के मकान हो उसके अंदर चले जाना है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़ और बिजली के खंभे व तारों को न छुए एवं घरों की बिजली की लाइन काट दे। जब भी चक्रवात आए तो आपको ध्यान रखना है, जो टूटे हुए पुल हो, भवन हो, पेड़ हो, बिजली के खंभे व तारों को ना छुए। आपको क्या करना है कि घरों की जो बिजलियाँ हैं उसको भी काट देना चाहिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, बाढ़ के पानी में ना जाए तथा जहरीली जीव जंतुओं से सावधान रहे। आपको क्या करना है कि बाढ़ के पानी में नहीं जाना है और जहरीले जीव जंतुओं से आपको सावधान भी रहना है। अगला पॉइंट है, चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने की सामग्री व पेयजल सुरक्षित स्थान पर रख ले। खाद्य सामग्री को वाटरप्रूफ बैग में रखें तथा सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहने। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर होता है। तो आइए जानते हैं क्या होता है। तो ध्यान में रखेंगे, लिखेंगे वायुमंडल के स्थलीय दिशाओं के कारण भंवर उत्पन्न होता है। जो हमारी की वायुमंडलीय के स्थानीय दशाएँ होती हैं उसके कारण क्या होता है कि भंवर उत्पन्न होता है, जो भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेता है। इन्हें चक्रवात कहते हैं। ये विभिन्न आकार के होते हैं। इनका आकार 80 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक होता है। चक्रवातों में पवनें बाहर से केंद्र की चलती, कहाँ चलती हैं, बाहर से किधर की आती हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर से केंद्र की ओर चलती है। क्या होता है कि जब भी आपको ध्यान रखना है चक्रवात में, जब चक्रवात आएगा तो क्या ध्यान में रखना है, चक्रवात में पवनें कहाँ से, बाहर से केंद्र की तरफ चलेंगी, बाहर से केंद्र की तरफ चलेंगी, ये ध्यान रखना है। और प्रति चक्रवात की बात करते हैं तो प्रति चक्रवात में आपको ध्यान रखना है, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात की विपरीत होती है। इसमें क्या होता है कि चक्रवात की विपरीत होगी, इसमें केंद्र में उच्च वायुदाब रहता है और बाहर की ओर निम्न वायुदाब रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो हवाएं किधर से किधर चलती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। हमेशा ध्यान में करेंगे, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ ये हमारी पवनें चलती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पॉइंट क्या है, इसमें केंद्र से उच्च वायुदाब रहता है और बाहर की ओर वायुदाब जो होता है निम्न होता है। इसके कारण क्या होता है, क्रमशः कम हो जाता है। इससे पवनों की गति धीमी पड़ जाती है, मौसम सामान्य हो जाता है। प्रति चक्रवात की उपस्थिति चक्रवात की समाप्ति का सूचक होता है। जब भी प्रति चक्रवात की उपस्थिति होगी तो आप ध्यान समझ जाइएगा कि अब चक्रवात के समाप्ति का वो समय आ गया, यानी कि प्रति चक्रवात का उत्पन्न होना आपका क्या कहलाता है, चक्रवात की समाप्ति का सूचक कहलाता है।
प्रश्न नंबर सेकंड है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, पॉइंट नंबर 1 में है पवन खालिस्तान वायुदाब से खालिस्तान वायुदाब की ओर चलती है। जो हमारी पवनें होती है क्या होती हैं, हमने बताया उच्च वायुदाब से लेकर के निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। अगला पॉइंट है पछुआ पवन क्या होता है, तो जो हमारा पछुआ पवन होता है एक ही अस्थायी पवनों का प्रकार होता है। तो आपने दो प्रकार के पवनों के बारे में सुना पढ़ा था, एक आपका स्थायी होता है, दूसरा अस्थायी होता है। ठीक है, भारत में खालिस्तान किस प्रकार के चक्रवात पाए जाते हैं, तो भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं। अगला पॉइंट है चिनूक पवन खालिस्तान किस देश से संबंधित है। जैसा कि आपने चिनूक की बात करते हैं तो आपने सुना भी होगा, हो सकता है नाम। तो ये चिनूक जो है, चिनूक अपाचे एक हेलीकॉप्टर है जो कि इंडिया ने अमेरिका से ख़रीदा है, चिनूक हेलीकॉप्टर। और यहाँ पे चिनूक पवनें, तो जाहिर सी बात है अगर उसने अमेरिका से ख़रीदा तो चिनूक पवनें कहाँ पे पाई जाएंगी, तो अमेरिका में ही पाई जाएंगी। तो ध्यान में रखने का, चिनूक पवन कहाँ पे ये पाई जाती हैं, इस प्रकार की हमें पवनें कहाँ चलती हैं, तो अमेरिका में चलती हैं। और चिनूक क्या है, चिनूक आपका एक है, ये तो यहाँ पे हवा पवन की बात हो गई। अगर आपको चिनूक पूछा जाता है हाल ही में किस देश से भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर लिए थे, तो आपको ध्यान रखना है अमेरिका से उसने डील की थी और अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर मंगाए थे। प्रश्न नंबर 3 है, कारण बताइए। मानसूनी पवनें 6 माह पर अपनी दिशा क्यों परिवर्तित करती, जो मानसूनी पवनें होती हैं 6 माह पर अपनी जो दिशा होती है क्यों परिवर्तित करती हैं, इसके बारे में लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे मानसूनी हवाएं 6 माह पर अपनी दिशा परिवर्तित करती है। यह तापमान के भिन्नता के कारण होता है। जब भी तापमान में भिन्नता होगी, यानी कि आपको पता है कि जो हमारी पवनें होती हैं कैसे चलती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो यानी कि जब भी टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, जब भी टेम्परेचर में कोई परिवर्तन होगा, जब भी तापमान में कोई भिन्नता आएगी, तो कहीं ना कहीं आपके पवनों की दिशाओं में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमारी जो मानसूनी पवनें होती हैं 6 माह पर अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं। या तापमान की भिन्नता के कारण होता है। गर्मी की ऋतु में समुद्र से उच्च वायुदाब होने से मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और हमारे देश में भारी वर्षा करती है। शीत ऋतु में बाकी 6 महीनों में यह स्थल से समुद्र की ओर चलती है, इसलिए शुष्क होने के कारण कोई वर्षा नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जब ग्रीष्म ऋतु का समय आता है, जब गर्मी का मौसम होता है, तो जो पवनें होती कहाँ से चलती हैं, समुद्र से, क्योंकि समुद्र में उसमें उच्च वायुदाब होता है और पवनें किधर चलती हैं, निम्न वायुदाब की तरफ। क्या है कि जब जहाँ पे ग्रीष्म में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो वहाँ पे निम्न वायुदाब बनता है, जहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे उच्च वायुदाब पड़ता है। तो समुद्र में गर्मियों के मौसम में मौसम ठंडा रहता है, तो समुद्र से क्या चलती है पवनें, समुद्र से आपकी स्थल की ओर चलेगी। स्थल पे क्या आता रहता है, स्थल पे ग्रीष्म ऋतु रहता है, और जो समुद्र ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश करेगी तो ये क्या करेंगी, वर्षा कराएंगी। ठीक है, ये पवनें क्या करती हैं, वर्षा कराती हैं। लेकिन जब ठंडियों का मौसम आता है, यानी कि 6 महीना, अगला 6 महीना जब आता है ठंडियों का मौसम, तो आपको ध्यान रखना है ठंडियों के मौसम में क्या होता है कि जो पवनें होती है वो किधर से किधर चलने लगती है, अवस्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। तो ये हमारी शुष्क पवनें होती हैं। जो शुष्क पवनें होती है इसके अंदर कोई वर्षा नहीं होती है और इसलिए 6 महीने बरसात नहीं होती है। तो 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कैसे वर्षा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर खा है, चक्रवात विनाशकारी क्यों होते हैं। जो हमारे चक्रवात होते हैं ना, वो विनाशकारी क्यों होते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आइए जानते हैं। चक्रवात निम्न वायु दाब वह क्षेत्र है, चक्रवात निम्न वायुदाब का वह क्षेत्र है जिसके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है। चक्रवात से तेज पवनें उच्च वायुदाब वाले बाहरी क्षेत्र से अंदर की ओर निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। इससे चलने वाली तेज गति हवाओं 30 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 64 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ भारी वर्षा तथा गर्जन के फलस्वरूप जान माल की बहुत हानि होती है, अतः चक्रवात विनाशकारी होते हैं। कुछ पॉइंट और ध्यान में रख लीजिएगा। जो हमारे चक्रवात होते हैं, इंडिया में चक्रवात को चक्रवात यानी कि तूफान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया में चक्रवात को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका में आपको हरिकेन के नाम से जाना जाएगा। हरिकेन उसको बोलते हैं, हरिकेन। ठीक है,
और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में से बिली बिली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिली बिली बोलते हैं, बिली बिली। आपको ध्यान रखना है बिली बिली कहाँ बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका में हरिकेन, चक्रवात इंडिया में। और तूफ़ान कहाँ बोलेंगे? तूफ़ान आपका जापान का है, तो तूफ़ान शब्द आपका जापान में बोला जाता है, सुनामी। अगला पॉइंट है प्रश्न नंबर 4 है, अंतर स्पष्ट कीजिए कि सागरी तथा स्थलीय समीर क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं। सागरी समीर की बात करते हैं तो इसमें लिखेंगे आप लोग, ये पवनें तटीय प्रदेशों पर चलती हैं। दिन के समय सागर के पानी की अपेक्षा पृथ्वी जल्दी गर्म हो जाती है। स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, इसलिए स्थल पर वायु दाब कम हो और सागर स्थल पर वायु दाब अधिक होता है। परिणाम यह होता है कि सागर से पवनें स्थल की ओर चलने लगती हैं। इन पवनों को जल समीर या सागर समीर कहते हैं। ठीक है, तो आपने समझा सागर समीर या जल समीर कैसे कहते हैं। तो ये पवनें क्या होती हैं कि तटीय प्रदेशों पर चलती, जो हमारे समुद्र किनारे वाले प्रदेश होते हैं उनके पास चलती हैं। और इसमें देखने क्या मिलता है कि दिन के समय क्या होता है कि जब दिन होता है तो दिन के समय सागर का जो पानी होता है अपेक्षाकृत पृथ्वी जल्दी गर्म हो जाती है। जो समुद्र का पानी होता है वो पृथ्वी होता है, उसकी अपेक्षाकृत जो पृथ्वी होती है वो जल्दी गर्म होती है। और क्या होता है कि स्थल की जो वायु होती है गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है। तो वहाँ पे जब ऊपर उठने लगेगी तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे खाली स्थान हो जाता है। और खाली स्थान पे हमारा किस प्रकार के वायुदाब होता है, तो निम्न वायुदाब हो जाता है। और जो सागर का वायुदाब होता है अधिक होता है। तो आपको पता है कि हमारी जो पवनें होती है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो कहीं ना कहीं जब आपके स्थल पे गर्म हो गया आपका स्थल, वहाँ से जब स्थान खाली हो गया तो उसका स्थान लेने के लिए दूसरी पवन तो आएगी। और वो पवन कहाँ से आएगी? उस समुद्र से आएगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं सागरीय पवनें। ठीक है, इस प्रकार की पवनों का परिणाम क्या होता है कि ये सागर से पवनें स्थल की ओर चलने लगती हैं और इन पवनों को जल समीर या सागर समीर कहते हैं। अगर हम बात करते हैं स्थल समीर, तो स्थल समीर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। और ये कब होगा? रात के समय में होगा। वो हमारा दिन के समय में हो रहा था, ये रात में। ये बस इतना क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, कौन सी रात में होती है, कौन सा दिन में होता है। तो स्थल समीर से बात करेंगे तो ये क्या होती है, रात के समय धरती से समुद्र की ओर चलती हैं। जब ये क्या होता है कि रात के समय में धरती से यानी कि स्थल से समुद्र की तरफ चलेंगी। रात को समुद्र की अपेक्षा पृथ्वी ठंडी हो जाती है। जब रात में देखा जाता है तो समुद्र गर्म रहता है रात के समय में, और जो हमें पृथ्वी रहती है वो पृथ्वी कैसी हो जाती है, पृथ्वी हमारी ठंडी रह जाती है उसकी अपेक्षा में। ठीक है, समुद्र की अपेक्षा में, सागर की अपेक्षा में। इस कारण क्या होता है कि समुद्र पर वायुदाब जो होता है पृथ्वी पर अधिक होता है। जो हमारा समुद्र का वायुदाब होता है पृथ्वी से कितना अधिक होता है? ज़्यादा होता है। यानी पृथ्वी का वायुदाब ज़्यादा हो जाएगा और हमारा जो समुद्र होगा समुद्र का वायुदाब कम हो जाएगा। अतः धरती की ओर से समुद्र की ओर मंद मंद पवनें चलने लगती हैं। इन्हीं पवनों को हम क्या कहते हैं? स्थल समीर कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया स्थल समीर किसे कहते हैं और सागर समीर किसे कहते हैं। जिससे नाम से भी कंफर्म हो जा रहा है कि यानी सागर से स्थल की ओर, जिससे सागर पहले सागर आ रहा है फिर इसके बाद स्थल की ओर, और इसमें पहले स्थल समीर हो रहा था। यानी कि यहाँ पे स्थल से आपकी सागर की तरफ बहना ही क्या कहलाता है? स्थलीय समीर कहलाता है। बस ध्यान में रखना है कौन सी रात में चलती है, कौन सी दिन में चलती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पछुआ पवनें और मानसूनी पवनें किसमें क्या अंतर होते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो अगर बात करते हैं तो उच्च वायुदाब से उप ध्रुवी निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली पवनें पछुआ पवनें कहलाती हैं। ये पवनें स्थायी होती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती हैं। किसी विशेष ऋतु में चलने वाली पवनों को मानसूनी पवनें कहते हैं। ये पवनें गर्मियों में समुद्र से पृथ्वी की ओर तथा सर्दियों में पृथ्वी से समुद्र की ओर चलती हैं। ये पवनें अस्थायी होती हैं। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है क्या इसने बोला गया, जो उष्ण हमारे वायुदाब होते हैं वो हमारे कहाँ चलते हैं? उपध्रुवी निम्न वायुदाब के दोनों गोलार्धों के बीच चलने वाली पवनें को हम क्या कहते हैं? पछुआ पवनें कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम बात कर लें, ये हमारी पृथ्वी है, इसको दो भागों में बांट दिया। हमारा ये नॉर्थ है यानी कि उत्तरी पोल हो गया, ये हमारा दक्षिणी पोल हो गया, ये हमारा पश्चिमी पोल हो गया, हमारा ये क्या पूर्वी पोल हो गया। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको ध्यान रखना है कि जी ये पवनें जो होती हैं स्थायी होती हैं। सबसे पहले बात करने जो पछुआ पवनें हमारी होती हैं कैसी होती हैं? स्थायी होती हैं। ठीक है, इनकी जो दिशा होती है वो क्या होती है कि उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर वाला हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध है ये वाला,
और नीचे वाला हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो उत्तरी गोलार्ध में वो क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम से तो ये हमारा यहाँ पे है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व यानी दक्षिण पश्चिम आपका कहाँ पे है, तो दक्षिण पश्चिम ये कहलाएगा दक्षिण पश्चिम से, या दक्षिण पश्चिम से ये हमारा उत्तरी पूर्व, ये हमारा क्या कहलाएगा उत्तरी पूर्व। तो इधर से इधर या इधर से इधर दोनों की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये हमारे उत्तरी गोलार्ध में होता है, यानी कि इधर से इधर चल सकती हैं या इधर से इधर, दोनों में कोई से चल सकती हैं। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तथा दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में आपकी किधर चलती हैं, तो उत्तर पश्चिम से। उत्तर पश्चिम हमारा ये है, उत्तर पश्चिम हमारा ये है उत्तर पश्चिम, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ये हमारा पूर्व है, तो ये दक्षिण पूर्व कहलाएगा। तो ये हमारा दक्षिण पूर्व है, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और ये कैसी होती हैं, स्थायी होती हैं, जबकि मानसूनी जो पवनें होती हैं वो उनके लिए क्या होता है कि वो विशेष ऋतु में चलती हैं। जैसे कि 6 महीने चलेंगी स्थल से समीर की ओर, 6 महीने चलेंगे समीर से स्थल की ओर। तो ये हमारे मानसूनी पवनें होती हैं। बताइए कि मैं कौन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए मैं कौन। तो गर्मी के महीनों में सागर से स्थल की ओर आती हूँ। तो गर्मी का समय जब आएगा तो गर्मी में क्या होगा, स्थल पे क्या होगा कि निम्न वायु दाब होगा और समुद्र में उच्च वायु दाब होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे किस प्रकार की पवनें होंगी, तो सागर से हमारी स्थल की तरफ चलेंगी, तो यानी सागर से स्थल की ओर चलेगी तो उसको बोलते हैं हम लोग सागरी पवनें कहते हैं हम। तो दूसरे में आपको स्थल से सागर की ओर चलने वाली थी, इसको हम बोल रहे हैं स्थलीय पवनें। और चक्करदार हवा हूँ, बाहर से भीतर की ओर घूमती हूँ, तो इसमें को बोलते हैं हम लोग चक्रवात। बाहर से किसकी ओर, भीतर की ओर घूमता हूँ। इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रश्न कराए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और आपने देखा किस प्रकार के इंटरेस्टेड क्वेश्चन थे इसमें, और आपके नॉलेज में भी कुछ ना कुछ वृद्धि होगी इसको आप देखेंगे तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से जो आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और साथ में आप नोटिफिकेशन में जो बगल में आपको बेल आइकन दिखता है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।